So welcome back guys. Today I have the topic of your subject civics of class 10 and the chapter name is the Union Parliament. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले गवर्नमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में जानने के बाद ही आपको पता होगा कि गवर्नमेंट क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाइएगा। तो मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। आई हैव अ लिटिल बिट एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड टुडे आई हैव द टॉपिक एंड आल्सो नोट्स फॉर यू। जिसके बाद अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपको अगर नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप इस वीडियो को देख करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। फ़िलहाल गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं। एज इट इज़ रिटन दैट इट इज़ अ सिस्टम बाय विच ए नेशन और ए स्टेट इज़ गवर्नड, रेगुलेटेड और एडमिनिस्ट्रेट। ये तीनों एक ही वर्ड है, बट मैंने स्लैश करके लिखा है ताकि जिन बच्चों को जो शब्द ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसके अकॉर्डिंग ये समझ पाए। गवर्नमेंट क्या होता है? एक सिस्टम होता है, यानी कि एक व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी देश या कोई भी राज्य, कोई भी जगह क्या होता है, चलाया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। कैसे राज्य में सारा चीज़ हो रहा है, कैसे होगा, ये सब के बारे में वहाँ समझाया जाता है। दूसरे वर्ड में क्या लिखा हुआ है? ए गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉज। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें सामाजिक नियंत्रण ज़रूरी होता है। सामाजिक नियंत्रण कहने का मतलब कंट्रोल ओवर दी पीपल, कंट्रोल ओवर द रूल्स, ये सब। और उसके साथ ही क्या होता है? राइट टू इन्फोर्स देम, यानी कि जो अगर मैंने कोई नियम बनाया, अगर सरकार ने कोई नियम बनाया तो सरकार के पास ये क्वालिटी होती है, ये ताकत होती है कि वो उसे क्या कर सकता है, लोगों के ऊपर थोप सकता है। थोपने का मतलब अप्लाई कर सकता है, वेस्ट कर सकता है, जिससे उनके लिए ही, उनकी भलाई के लिए एक्चुअली में नियम बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट एक सेट होता है, एक सिस्टम होता है जो लोगों के लिए नियम बनाता है और लोगों के सिस्टम को क्या करता है, चलाता है। जैसे एग्जाम्पल में होता है गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, एक्सेट्रा। इसी तरह से अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के फॉर्म होते हैं। जैसे आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे व्यवस्था कुछ और होती है, वहाँ पे सिस्टम कुछ और होता है। आपको लगता है कि यहाँ हमारे स्टेट जैसा कुछ चेंज, हमारे स्टेट जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। बिल्कुल वहाँ के कल्चर अलग होंगे, वहाँ का सोशल कंट्रोल अलग होगा, वहाँ के लोगों का लैंग्वेज अलग होगा। तो इन सब के बीच में कैसे मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करना है, ये कौन हमें बताता है? हमें ये क्वालिटी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। गवर्नमेंट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इन सब के ऊपर काबू कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट टाइप्स क्या होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का टाइप्स होता है डेमोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक एंड टोटलिटेरियनिज्म। ओके, टोटलिटेरियनिज्म, ये चारों का अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसा शासन व्यवस्था, ऐसा ऐसा गवर्नमेंट जिसमें पार्लियामेंट से ही सारे चीज़ों का मतलब कंट्रोल किया जाता है। दूसरा होता है मोनार्की। मोनार्की आपने बचपन से पढ़ा होगा, पिछले स्टैंडर्ड 9th में आपने पढ़ा होगा। मोनार्की क्या होता है? जिसमें जिसमें एक राजा होता है और राजा का ही हेरेडिटरी सारा सिस्टम चला जाता है, यानी कि राजा मरा तो उसका बेटा अगला राजा बनेगा, इसी तरह से ये सिस्टम चलता है। तीसरा होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है जिसमें छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके, छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ा चीज़ बनाया जाता है, उसे रिपब्लिक कहते हैं। ये जस्ट लाइक डेमोक्रेसी के जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। फोर्थ वन है टोटलिटेरियनिज्म। ओके, टोटलिटेरियनिज्म कहने का मतलब होता है, ये एक ऐसा व्यवस्था होता है जिसमें एक खास व्यक्ति ही क्या करता है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे डिक्टेटरशिप, आपने नेपोलियन के बारे में सुना होगा, सॉरी हिटलर के बारे में सुना होगा। हिटलर क्या था? एक डिक्टेटर था। फिर रशिया का मुसोलिनी था, मुसोलिनी भी क्या था? एक डिक्टेटर था। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि एक राजा ज़बरदस्ती लोगों पे अपना नियम थोपता है, ठीक है, चाहे यह देश के हित के लिए हो या पर्सनल वैल्यू के लिए हो, इसमें वही चीज़ें होती है। और नेक्स्ट है, अब हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे कंट्री का गवर्नमेंट क्या है। वो तो ऊपर हम लोगों ने गवर्नमेंट का डेफिनेशंस पढ़ा। अब हम अपने कंट्री के बारे में आते हैं, जो कि आपका चैप्टर है हमारा यूनियन पार्लियामेंट। हमारे चैप्टर का नाम ही है द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट क्या कहता है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव द सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कहने का मतलब क्या है कि आपका यूनियन पार्लियामेंट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे
लोगों के द्वारा ही चुने गए लोग। रिप्रेजेंटेटिव्स बोलने का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने गए लोग। जैसे कि हम लोग अपने छोटे से जगह से शुरू करूं तो ये गांव का होता है, जैसे गांव के लोग मुखिया चुनते हैं, वैसे ही हमारे मुखिया लोग हमारे लिए किसे चुनते हैं, मेयर को चुनते हैं। हम लोग मेयर को भी चुन सकते हैं उसी के थ्रू। फिर मेयर लोग विधायक बनते हैं, फिर विधायक से वो लोग आगे जा कर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है यूनियन पार्लियामेंट कि इसमें लोगों का द्वारा चुने गए लोग होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। सुप्रीम पावर गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि जो भी उस समय रूलिंग कर रहा होता है किसी भी जगह का, जो रूलिंग पार्टी होता है वही उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारा यूनियन पार्लियामेंट 2 हाउस में बटा हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 हाउस बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। मैंने हायर हाउस भी लिखा है, इसे हम लोग हायर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा कहने का मतलब होता है इसे हम लोग हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी दूसरे भाषा में कहते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है उसके पास यहाँ का सारा पावर इसी में नियत होता है। खैर अगला देखते हैं, नेक्स्ट। इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, एक टाइप है जो कि फेडरल गवर्नमेंट होता है। एक्चुअली में फेडरल गवर्नमेंट होता क्या है, जिसमें पावर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है भागों में, ठीक है ना। उसी को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे एज द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, हमारे कंट्री में जो पावर है उसको 2 भागों में बांटा गया है ना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है। देखो 28 स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में और ये 28 स्टेट्स के पास अपना अपना क्या है, पावर है, उनका अपना एक पर्सनल लॉ है, ठीक है, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा था। बट आवर कंट्री हैज़ सेम यूनिटरी फीचर्स विथ लिमिट द पावर ऑफ स्टेट्स। बट इसमें क्या होता है, कुछ यूनिटरी फीचर्स होता है। यूनिटरी फीचर्स कहने का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही लोगों की चलती हो, ठीक है ना, दूसरे लोगों की नहीं चलती हो। इसी के कारण यहाँ पे स्टेट के पावर को क्या कर दिया जाता है, लिमिट किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगेगा, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट किया गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म से देखा जाए तो फेडरल है, बट स्पिरिट से देखा जाए तो यूनिटरी। ऑब्वियसली दिखाने के लिए है कि हमारा पावर 2 भागों में बटा हुआ है, बट इसमें मेन पावर किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ दैट फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, यानी कि हमारे कंट्री का जो सिस्टम है, अब उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपके कंट्री का जो सिस्टम है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, तो उसके बारे में हमारे इस चैप्टर में भी पढ़ना है। पहला है ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकेंड है डिवीज़न ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स, थर्ड है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फोर्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ड्यूअल सिटीजनशिप एंड बाई कैमरलिज्म। देखो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी कहने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड ऑफ 2 लेवल्स, है ना, जैसे कि आपने पहले पढ़ा। गवर्नमेंट को जब 2 भागों में बांटा जाएगा तो उसी के कारण यहाँ लिखा गया है ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। इसको हम लोग हिंदी में दोहरी शासन व्यवस्था भी कहते हैं, हिंदी में इसे दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। सेकेंड है क्या, डिवीज़न ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स। और आपने पहले ही पढ़ा, मैंने पहले बताया कि हमारा पावर जो है उसको अलग अलग लेवल पे बांटा गया है। जैसे बोलने के लिए तो ये सेंट्रल और लोकल, ये स्टेट गवर्नमेंट हुआ, बट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अंदर में ये पावर को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी कहते हैं। उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आगे। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि इसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशंस ने अगर कुछ कह दिया, जो भी नियम है, सब नियम तो नॉर्मल होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात होगी वो क्या होगी, ओवरऑल होगी। यानी कि यह क्लियर रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो लिखा है वही हमारा अंतरिम लॉ बनता है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी का मतलब होता है न्यायिक व्यवस्था, यानी कि अगर किसी को न्याय चाहिए, किसी को जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए हमारा कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो उसी तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब है कि यह किसी को तवज्जो नहीं देता कि अगर आप बड़े हैं तो आपको कम लॉ है, ऐसा नहीं, ये सबको अपने बराबर रखता है और इस पे यह किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि अगर कोई कहेगा कि आप अपना नियम चेंज कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब सीधी सी बात में ये होता है
कि जुडिशियरी जो होती है, जो हमारा न्यायाधीश होते हैं, जो जस्टिस होते हैं हमारे कंट्री में, वो ना विदाउट डिपेंडेंट ऑन एनी सिचुएशन, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। जो दिखता है ये उसी पे अपने नियम को क्या करते हैं, सुनाते हैं। अपना जो भी एग्जीक्यूशन होता है इनके काम का वो करते हैं, बिना किसी के भेदभाव के, ना ही किसी के दबाव में आकर के। ये एकदम इंडिपेंडेंट काम करती है। फिर डुअल सिटीजनशिप, जिसमें सिटीजन्स के पास डुअल सिटीजनशिप होता है, इसे आगे बताऊंगा मैं। फिर बाई कैमरलिज्म कहने का मतलब होता है कि हर एक स्टेट्स के अपने अपने लोग वहाँ पे क्या होंगे, कंट्री में अपना योगदान देंगे, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट, ये आपका वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स। फिर डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेवल ऑफ, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द लेवल्स ऑफ द 7th शेड्यूल, है ना। यानी कि हमारे कंट्री का जो पावर था उसको हम लोगों ने स्टेट्स के वाइज ये डिवाइड किया था, और डिवाइड करने के बाद उसका लिस्ट बनाया गया था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पावर को 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बांटा गया था। 3 लिस्ट दिए गए थे हमें। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों के अकॉर्डिंग यह बताता है हमारे कंट्री का कि हमारा कंट्री में क्या है, यूनिटरी स्पिरिट जो है गवर्नमेंट में वर्क करता है। यानी कि चाहे पावर कुछ भी हो, एक ही जगह पे पावर क्या होगी, मेनली ये होगा, केंद्रित होगा, है ना। यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर होता है। पहले कहने का मतलब, जैसे फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि किन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, डिफेंस एंड फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो डिफेंस और फाइनेंस से रिलेटेड होने के कारण इसका जितना भी लॉ होगा, इससे रिलेटेड जो भी काम होगा, वो कौन कंट्रोल करता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ पावर है कि वो डिफेंस और फाइनेंस में यह चीज़ देख सकता है। इसीलिए आप सुनते होंगे डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कंट्री के होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल में भी होते हैं, बट वो स्टेट लेवल को समझते हैं। फिर सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 67 सब्जेक्ट्स, जो कि हमारा एजुकेशन और हेल्थ पे बेस्ड होता है। तो इस पर स्टेट का अपना कंट्रोल होता है। स्टेट के पास ये राइट होता है, यह अधिकार होता है कि वो इनसे रिलेटेड चीज़ों में किसी की दखल अंदाजी ना पसंद करे, वो खुद से क्या कर सकता है, अपना लॉ इसमें बना सकता है। एंड थर्ड वन इज़ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा ये पार्शियलिटी होता है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, जिसमें अदर लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज, एडल्टेरेरियन लॉज, कंट्रोल्ड बाय बोथ, जिसमें दोनों अपना पार्ट ले सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ दे सकता है। बट इसमें एक फैक्ट होता है ये कि अगर दोनों किसी बात से असहमत हो तो फाइनली किसकी बातों को माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को माना जाता है। जो कि यह बताता है कि भले ही हमारा कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें एक तांत्रिक व्यवस्था आपको दिखेगी, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट का नेचर दिखेगा। क्योंकि देखा जाए, देखो 3 लिस्ट बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए सेंट्रल का अपना होगा, स्टेट का अपना होगा, तो स्टेट अपना कुछ कह सकता है ना, लेकिन नहीं, फाइनली जो कुछ भी होगा कौन कहेगा तो माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट के पास ही फाइनल पावर होते हैं जो इसको कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू।